तो 9:25 का टाइम, शाम के 9:25 का टाइम इनको सही मुझे लगा। वो क्यों सही लगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन प्रिडिक्शन कैसे इनका, शादी जो हुई 2014 में दिसंबर में कैसे हुई, किस आधार पे हुई, वो भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले शादी के लिए आप लोगों ने शुरुआत से क्लास की है, तो शादी के लिए 3 भाव को हम देखते हैं। पहला भाव होता है दूसरा ना, दूसरा भाव मतलब परिवार भाव, सेल्फ, लग्न को हम बोलते हैं सेल्फ मतलब अकेले रहना। तो और दूसरा जो है परिवार, के हमारा परिवार बन गया। तो 2 भाव इसमें हम देखते हैं विवाह के लिए। विवाह, परिवार बना किस कारण से बना, विवाह के द्वारा बना। विवाह का भाव क्या बताया गया आप लोगों को, लग्न से सप्तम अर्थात सप्तम भाव। तो सप्तम भाव जो है विवाह का भाव है, और विवाह की इच्छा पूर्ति 11th भाव। आप लोगों को बताया गया कि जो भी लाभ है, इच्छा पूर्ति है, उसका भाव 11th है। तो 2, 7, 11 ये विवाह के लिए पॉजिटिव भाव माने जाते हैं। ठीक है। दूसरा सेल्फ मतलब अकेले रहना, तो दूसरे से 12वां क्या पड़ेगा, पहला भाव पड़ेगा। तो पहला भाव निगेटिव भाव है। उसके बाद से सप्तम भाव हमारा विवाह का भाव है, तो सप्तम भाव से ठीक 12वां भाव क्या आता है, छठा भाव। टोटल 12 भाव होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 7वां भाव विवाह का है, यहाँ से ठीक सप्तम, यहाँ से ठीक 12, यहाँ से काउंट करेंगे तो 12वां भाव आएगा ये भाव, छठा भाव। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ठीक 12वां भाव ये होता है विवाह न होने का भाव ना। ये तलाक का भी भाव होता है और विवाह न होने का भाव होता है। तो बेसिक में सब चीजें बताई गई हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ेंगे हर भाव को जो जरूरत की चीजें होंगी वो आपको साथ साथ बताते चला जाएगा। तो 1, 6 और 11वें भाव से 12वां क्या पड़ेगा, 10वां भाव। ठीक है। तो 1, 6, 10 नेगेटिव भाव माने जाते हैं विवाह के लिए, अर्थात जब तक 1, 6, 10 आएंगे विवाह नहीं होगा, और 2, 7, 11 आएंगे तो विवाह हो जाएगा। 2, 7, 11 के साथ पंचम भाव, पंचम भाव क्या होता है, प्रेम का भाव होता है। नवम भाव क्या होता है, धर्म का भाव होता है। तो ये पॉजिटिव भाव माने जाते हैं, 2, 7, 11 के सपोर्टर माने जाते हैं। ठीक है, 2, 7, 11 के सपोर्टर माने जाते हैं। विवाह के लिए हम क्या देखते हैं, 2, 7, 11 प्लस 5, 9, और नेगेटिव भाव में 1, 6, 10, और 8वां भाव हमारे टेंशन का होता है, 12वां भाव हमारे खर्च का होता है। तो खर्च विवाह में भी होता है और कोर्ट केसेज में भी होता है। लेकिन 8, 12 अगर एक साथ आ जाते हैं ये निगेटिव ही होते हैं। 1, 6, 10 के साथ 8, 12 आ गए तो ये बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं। शादी मुश्किल से होने देंगे, होता ही नहीं है। 1, 6, 10, 8, 12 आ गया तो निश्चित रूप से शादी नहीं होती है। और 2, 7, 11 के साथ अगर 8 या 12 है तो शादी हो सकती है। 8, 12 अकेले होने का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता विवाह के भाव के साथ, क्योंकि 8वां भाव हमने आपको बताया दहेज का भी भाव है, 12वां भाव है विवाह में खर्च होने का भाव है। तो 2, 7, 11 के साथ 8, 12 आता है तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। 1, 6, 10 के साथ 8, 12 आता है तो तलाक करवा देते हैं। ठीक है, और शादी तो होने ही नहीं देंगे। अगर विवाहित नहीं है व्यक्ति तो शादी नहीं होंगे, और अगर विवाह शादी हो भी गया तो तलाक करवा देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इनकी शादी के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं 2, 7, 11 प्लस 5, 9, और शादी न होने का 1, 6, 10 प्लस 8, 12, 8, 12। इसको आप सभी नोट कर सकते हैं। बाकी जब अगले हफ्ते से आप लोगों को 3-4 पेज का जो है जो भी नोट्स है वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। आज समझाने के लिए बस 2 फार्मूले को पकड़ा गया है और एक गोचर के फार्मूले को आप लोगों को समझाया जाएगा। मैरिज को आधार बना करके इनके टाइमिंग को ठीक किया गया। जन्म समय को ठीक किया गया कि कौन सा समय सही है कौन सा नहीं है, उसको आधार बना करके इनके टाइमिंग को ठीक किया गया था। इनकी शादी हुई थी दिसंबर 2014 में, है ना, 3 दिसंबर 2014 में। तो कैलकुलेट करते हैं। जब भी बिनसूत्री दशा खोलेंगे तो यहाँ ऊपर कैलकुलेट पे क्लिक कर लेंगे, तो इसके अनुसार वो
जो भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा है वो अपने आप खुल करके आ जाता है। लेकिन हमें 2014 को चेक करना है, 2014 में शादी क्यों हुई और उसके पहले क्यों नहीं। ठीक, तो 2014 में केतु की दशा थी। केतु, राहु और शनि, आप लोगों को क्या बताया गया है कि ये बेमेल विवाह कराते हैं या इंटरकास्ट विवाह कराते हैं। तो ये सरदार नहीं, पंजाबी हैं और इनकी शादी राजस्थान के ब्राह्मण परिवार में हुई है, शर्मा परिवार से हुई है। जुपिटर की उस समय जुपिटर की उस समय अंतरदशा थी और गुरु की प्रत्यंत राहु की यहाँ पर प्रत्यंत दशा थी। ठीक है, तो दो दो जो है प्लेनेट आ गए, केतु और राहु, जिस कारण से इनका विवाह इंटरकास्ट हुआ। अब इसके और आगे बढ़ते हैं कि केतु पॉजिटिव था या नहीं था, जुपिटर पॉजिटिव था या नहीं था, राहु पॉजिटिव था या नहीं था, और इसके पहले विवाह क्यों नहीं हुआ, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी की शादी चेक करना हो तो हम दशा को चेक करते हैं कि दशा पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे केतु में 5 भाव केतु बता रहा है, 5 भाव को बता रहा है। और वीनस, ध्यान रखिएगा कि वीनस नक्षत्र में या सब लॉर्ड में आ जाए तो वो पॉजिटिव बना देता है। वीनस विवाह का कारक है, उसमें छुपे तौर से 7 नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जब दशा अंतरदशा में आएगा किसी के नक्षत्र में या सब लॉर्ड में या अपनी दशा में भी आएगा तो विवाह के लिए पॉजिटिव होता है, जब तक कि उसमें 1 6 10 ना हो। 1 6 10 मतलब विवाह के निगेटिव भाव उसमें ना हो, तब तक वो पॉजिटिव होगा। अब देखिए केतु में 5 है, ये निगेटिव नहीं है। वीनस यहाँ पर नक्षत्र स्वामी बन गया और इसमें 2 नंबर भी है, ये पॉजिटिव है। और जुपिटर में 1 9 12 9 के साथ 12 आया है तो ये पॉजिटिव है। निगेटिव भाव में सिर्फ यहाँ पर एक है, इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं है। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि वीनस। अब वीनस में आप देखेंगे कि वीनस की जब दशा अंतरदशा शुरू हुई केतु में, तो इसमें क्या है 3 6 3 6 है ना, तीसरा भाव नेगेटिव होता है क्योंकि अष्टम से अष्टम मिलता होता है ये, और 6 भाव जो है नेगेटिव होता है। तो वीनस की अंतरदशा में शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि अंतरदशा भी 3 6 बता रहा है और प्रत्यंदशा भी 3 6 बता रहा है। सन की दशा में शादी हो सकती थी लेकिन यहाँ पर विवाह के पॉजिटिव भाव नहीं है। 2 7 11 तो में से 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 11th भी नहीं है, सिर्फ 5 और 5 है ना। सन अपने ही नक्षत्र में है तो 5 और 5 है। और सब लॉर्ड लेवल पे 1 9 12 यहाँ भी 9 है, तो 5 9 है, निगेटिव नहीं है लेकिन 2 7 भी यहाँ पर नहीं है। फिर हम आते हैं चंद्रमा में। चंद्रमा यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि चंद्रमा 7 नंबर को बता रहा है जो विवाह का भाव है। इसका नक्षत्र स्वामी स्टार लॉर्ड 11th को बता रहा है और सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी भी 11 बता रहा है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि 10 नंबर भी है और 11 भी है। 10 नंबर निगेटिव है और 11 नंबर पॉजिटिव है। तो नक्षत्र लेवल और सब लॉर्ड लेवल को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ भी पॉजिटिव तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि नक्षत्र और सब लॉर्ड पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यहाँ पे कंफ्यूजन से बने रहते हैं कि शादी हो या ना हो। फिर हम आते हैं मार्स पे, मंगल पे। मंगल में भी वही स्थिति है, 10 11 10 11 नक्षत्र लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे, और साथ में यहाँ पर 8 भी है ना। अब बढ़ते हैं राहु में। राहु में क्या है 1 9 12 1 9 12, यहाँ पर राहु जो है इससे ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर 9 है और 11 है, तो यहाँ पर निगेटिव भाव नहीं है, या कह सकते एक नंबर निगेटिव भाव है, मतलब उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जब हम जुपिटर में आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि 1 9 के साथ ग्रह लेवल पे चंद्रमा यहाँ पर नक्षत्र स्वामी बना है और यहाँ पर 7 आ गया है ना। तो कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र का फल देता है और यहाँ पर 7 आने से गुरु जो है पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब गुरु पॉजिटिव बन गया और यहाँ पर सब लॉर्ड लेवल पे उसे 11 भाव का सपोर्ट मिल गया, तो 7 11 बन गए और विवाह हो गया। और पॉजिटिव भाव में यहाँ पे 9 जुड़ा हुआ है और 8 यहाँ पर जब विवाह का टाइम आता है 7 11 के साथ 8 भाव क्या हो जाता है, दहेज हो जाता है। 8 11 दहेज का भाव बन जाता है। और
9 यहाँ पर सपोर्ट करता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कि यहाँ पर केतु पॉजिटिव हो गया, अंतरदशा आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 2 साल 3 साल में शादी नहीं हुई, रिश्ते आते थे चले जाते थे, लेकिन जुपिटर ने शादी कराया अपनी अंतरदशा में। अब प्रत्यंत दशा में किसकी थी? राहु की। प्रत्यंत दशा में राहु थी और सबसे लास्ट अंतरदशा पड़ती है जुपिटर में, सबसे लास्ट प्रत्यंत दशा मिलेगी जो राहु की। तो यहाँ पर भी नेगेटिविटी कहीं नहीं है, है ना। 1 9 और ऊपर 11 है, तो एक पॉजिटिव भाव है और एक नेगेटिव भाव है, तो दोनों बैलेंस बनाए हुए हैं। तो शादी तो पहले से तय होती आ रही, पर 2 दिन में 4 दिन तय होनी होती है। तो ऊपर के जो पॉजिटिव भाव हैं वो रिश्ता तो तय करा दिए, और लास्ट में जो है जुपिटर को शादी देनी थी, तो लास्ट में और अंतर जाति विवाह भी था, इस कारण से राहु में जो है आकर के शादी इनकी तय हुई और शादी हुई। तो ये तो चलिए आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको आगे चल के कुछ ऐसे चार्ट भी मिलेंगे आपको चेक किया जाएगा, जहां 1 6 10 अधिकतर प्लेनेट बताते हैं, उसको कैसे चेक करेंगे, उस पे कारण क्या होते हैं प्रिडिक्शन के, क्योंकि वहां आपको दिखेगा सब कुछ नेगेटिव, लेकिन शादी हो गई। तो जहां जहां भी 10 11 होते हैं वो शादी में लेट कराते हैं, 6 7 होते हैं शादी में लेट कराते हैं, और 1 6 10 होता है तो निश्चित रूप से शादी होगी नहीं, हम मना कर सकते हैं। यहाँ पे हम उपाय करा सकते हैं 10 11 में। बाकी जहां 1 6 10 पूरे होते हैं वहां पर उपाय भी नहीं होता। तो उपाय कैसे होंगे आगे चर्चा करेंगे, क्या उपाय कराया गया कैसे। तो ये तो दशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा के हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं, और बारी बारी से हम पूरे कम से कम 2 हफ्ते में 3 4 चार्ट 5 चार्ट पर डे 2 3 चार्ट लेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2 चार्ट भी लेंगे तो आपको 2 3 हफ्ते में अच्छे से समझ में आ जाएगा। शादी, फिर तलाक, और फिर प्रेम विवाह, है ना। प्रेम विवाह की भी चर्चा हम आगे करेंगे। और इसके बाद से हम पढ़ते हैं कि गोचर चार्ट, ना। गोचर चार्ट, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए कि गोचर चार्ट के लिए हमने आपको चर्चा की थी कल, दारा कारक प्लेनेट, है ना। दारा कारक प्लेनेट आप लोगों को बताया था कि जो डिग्री वाइज ऊपर से 7th पोजीशन पे आता है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम से 7th होता सबसे बढ़ते नहीं घटते हुए क्रम से 7th पोजीशन पे आता है, वो होता है दारा कारक प्लेनेट, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा ग्रहों के डिग्रियों में कि दारा कारक प्लेनेट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री दी हुई है और हमें ध्यान से इसको चेक करना पड़ेगा कि दारा कारक प्लेनेट कौन सा है। तो देखेंगे हम मंगल 14 डिग्री का है और सैटर्न 2 डिग्री 35, है ना, 2:35 का है, और चंद्रमा यहाँ पर 13 डिग्री का है, सन यहाँ पर 1 डिग्री 21 का है ना, 1 डिग्री 21 मिनट, 1 डिग्री और 21 मिनट का है, और इससे कम का कोई नहीं। केतु, वीनस, केतु को तो हम लेंगे नहीं, राहु केतु को नहीं लेते, बाकी 7 प्लेनेट को लेंगे। वीनस 17 डिग्री का है और जुपिटर 12 डिग्री का है। तो सबसे कम जो आता है सन, सूर्य जो है 1 डिग्री का है। तो सूर्य यहाँ पर दारा कारक बना। आप लोगों को देखने आना चाहिए कि सबसे कम डिग्री का, अगर मान लीजिए ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक कॉपी लीजिए, कॉपी पेन पे आप सूर्य चंद्रमा मंगल लिख लीजिए और सबकी डिग्रियां सामने लिख लीजिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा सबसे कम डिग्री कौन है। 2 4 बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना है कि सबसे कम डिग्री का प्लेनेट कौन सा है। सूर्य है। लग्न कुंडली हम देखेंगे, ये कुंडली हम उत्तर भारत में देखते हैं और ये कुंडली ज्यादा फेमस है कि सूर्य हमारा पंचम भाव में है। कहां पर है? पंचम भाव में। तो सूर्य यहाँ पर दारा कारक भाव, पंचम भाव हमारा दारा कारक भाव बना, हम इसे क्या बोलेंगे? दारा कारक भाव। सूर्य दारा कारक ग्रह पंचम भाव में है, इसलिए पंचम भाव दारा कारक भाव बना। इसे नोट करके रख लेते हैं कि सूर्य दारा कारक ग्रह है और दारा कारक भाव पंचम है। ये नोट करके रख लिया। इसे हम गोचर चार्ट में यूज करेंगे। गोचर चार्ट में यूज क्या करते हैं? गोचर का फार्मूला आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। शनि और गुरु, शनि और गुरु, इनका गोचर हम लग्न कुंडली पर देखेंगे। कब देखेंगे? प्रेजेंट की कुंडली में, जब आपके पास रिश्ता, शादी कब होगी वो देखने के लिए आए,
तब हम गुरु और शनि के गोचर को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? आपको दृष्टियां याद रखनी है। गुरु की कितनी दृष्टि होती है? 5वीं, 7वीं, 9वीं। शनि की कितनी होती है? 3री, 7वीं और 10वीं। ठीक है, ये दृष्टियां याद रखने और ये दृष्टियां इन लग्न कुंडली पर चेक करनी है। ठीक है, तो हमें कब चेक करनी है? जब शादी के लिए कुंडली देखने आए उसी टाइम की कुंडली बनानी है और हमें चेक करना है क्या दारा कारक भाव पर शनि या गुरु की दृष्टि है। ठीक है, अगर है तो उसके बाद हमें चेक करना है क्या शनि या गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे है। अगर मिला कि सप्तम भाव पे नहीं है तो फिर आगे बढ़ना है, फिर चेक करना है क्या शनि की दृष्टि लग्न पर है। अगर सप्तम पे नहीं तो लग्न पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लग्न शादी तो व्यक्ति की होनी है, तो लग्न पे प्रभाव पड़ेगा। तो लग्न पे शनि या गुरु की दृष्टि है, अगर वो मिल गया तो आप कह देंगे शादी हो जाएगी। हमने दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा देख लेना है पॉजिटिव है या नहीं है प्रेजेंट में। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, उसमें गोचर काम नहीं करेगा। और अगर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा लागू हो गया, फिर हम बढ़ेंगे गोचर चार्ट पे। गोचर में क्या देखेंगे? शनि और गुरु के गोचर चेक करेंगे। ठीक है, तो 3 दिसंबर 2014 को उनकी शादी हुई, तो उस समय गोचर लागू हो रहा था कि नहीं हो रहा था उसको हम चेक करेंगे। और उसके पहले शादी नहीं हुई, वहां भी गोचर का कहीं ना कहीं रोल होता है, उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं गोचर का चार्ट बनाते हैं। गोचर आप लोग मोबाइल की जो ऐप होते हैं उसमें भी चेक कर सकते हैं और इस ऐप में भी चेक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से भी चेक कर सकते हैं। तो एक न्यू चार्ट बनाते हैं और 3 दिसंबर 2000, यहाँ पर क्या आया? कर्क लग्न आया। ठीक है, हमें क्या कर लेना है? वृषभ लग्न, क्योंकि जातक की कुंडली में वृषभ लग्न है। तो जब भी हम गोचर चेक करेंगे तो जातक का जो लग्न रहेगा वही लग्न की कुंडली, गोचर कुंडली हम लेंगे। तो अगर यहाँ पे आता है तो हम टाइम चेंज कर लें तो वृषभ आ जाएगा, 3 घंटे पहले का टाइम ले लें, या हमें ऑप्शन आता है कि कुंडली को हम घुमा दें। यहाँ पे ना हमें हाउस को रोटेशन करने का भी आता है कि 3rd या 4th से घुमा दें। तो हम यहाँ 4th से, हमें चाहिए 2nd भाव, तो 11th भाव से घुमा देंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके यूज आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आया? वृषभ लग्न आ गया। ये हमारी गोचर कुंडली बन गई 3 दिसंबर 2014 की। मैंने आपको बताया कि गुरु शनि का प्रभाव सप्तम भाव पे या लग्न पे होता है। दूसरा, दारा कारक ग्रह से या दारा कारक भाव पे दृष्टि जरूर रहेगी। ठीक है, अब आप पाएंगे कि यहाँ पर गुरु कहाँ पे बैठा है? तीसरे भाव में बैठा है। यहां से गुरु की दृष्टि कहाँ पे है? 1 2 3 4 5, सप्तम, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे है। ठीक है, और सन हमारा दारा कारक प्लेनेट है और वो कहाँ पे बैठा है? सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। और शनि भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है ना। तो सप्तम भाव पे दारा कारक भाव का प्रभाव, सप्तम भाव पे शनि का प्रभाव, सप्तम भाव पे गुरु का प्रभाव। जब भी विवाह हुआ उस समय पे सप्तम भाव पे तीनों का प्रभाव था। तो दारा कारक भाव पे, दारा कारक ग्रह पे शनि का प्रभाव है, गुरु का भी है और सप्तम पर भी है। तो गोचर उस समय 100% अच्छे से बन रहा था। ठीक है, 80% चार्ट में आपको क्या मिलेगा कि शनि या गुरु की दृष्टि इसी भाव पे रहेगी, दारा कारक भाव पे रहेगी। और 10% केसेस में ऐसा मिलता है कि दारा कारक ग्रह शनि या गुरु के साथ बैठा हो या इनकी दृष्टि में हो। वो 10% में, 100 हम ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। और 10% में हम कह सकते हैं कि अगर सप्तमेश दारा कारक बना, और हाँ सप्तमेश दारा कारक बना तो उसको 2 प्रभाव मिल गया, एक तो सप्तमेश होने का, दूसरा दारा कारक का। तो उस पर निश्चित रूप से गुरु या शनि की दृष्टि होती तो शादी हो जाती है। भाव पे कभी नहीं मिलेगा कि भाव पे दृष्टि हो शनि गुरु की, दारा कारक भाव पे और शादी हो। हम 100% उसमें पाया गया है कि दारा कारक ग्रह पे गुरु की दृष्टि होती तो शादी हो जाती है। तो वो आगे जब हम चार्ट देखेंगे कई सारे, उसमें कोई न कोई एक चार्ट मिल जाएगा।
कि सप्तमेश ही दारा कारक हो तब। ठीक है, तो गोचर के फार्मूले आप लोग नोट कर सकते हैं कि दारा कारक ग्रह को हमें नोट देखना है, सबसे कम डिग्री का प्लेनेट कौन सा है, उसे लिख करके रख लेना है। दारा कारक प्लेनेट कौन से भाव पे है, उस पे शनि का प्रभाव होगा तो शादी होगी। अब यहां पर आप देखेंगे कि शनि कितने डिग्री का है। शनि यहाँ पे 3 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। तो मान के चल सकते कि 2 महीने पहले, 2 महीने, 2.5 महीने या 3 महीने पहले शनि सप्तम भाव में प्रवेश किया है। ठीक है, इसके पहले ये कहां पे था? 2.5 साल तक छठे भाव में था, और छठे भाव में रह करके ये अपना प्रभाव ना ही सप्तम पे दे पाता और ना ही लगन पे दे पाता दृष्टि। और अगर दृष्टि चेक किया जाए तो सप्तम पे और लगन पे तो नहीं हो रहा है, ये दसम दृष्टि भी थर्ड पे जा रहा है, पंचम पे नहीं आ रहा जो दारा कारक भाव है। तो 2.5 साल तो शादी होनी नहीं थी, है ना, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठा हुआ था। एक संभावना बनती है जब शनि वक्री होता। जब भी प्लैनेट वक्री होते हैं, खास करके शनि, मंगल और गुरु का गोचर चेक करते हैं आगे चल करके, तो जब भी प्लैनेट वक्री होते हैं तो अपने एक भाव पहले से भी प्रभाव देते हैं। दृष्टि भी वहां से हम चेक करेंगे एक भाव पहले से, और एक भाव पहले पे उनका प्रभाव मानेंगे। तो अगर वक्री 2-3 महीने के लिए होगा तो वहां पर प्रभाव पंचम में पड़ेगा, तो उस समय योग बन सकता था, लेकिन वहां पर हमें गुरु को भी चेक करना पड़ेगा कि उसका प्रभाव लग्न या सप्तम पे हो या ना हो। तो दोनों चीजें लागू होनी चाहिए, गुरु का भी प्रभाव होना चाहिए लग्न या सप्तम पे, और शनि का प्रभाव भी पंचम पे होना चाहिए। तो दोनों फार्मूले लागू होने चाहिए। और तीसरा फार्मूला क्या है? दारा कारक प्लैनेट से शनि या गुरु का संबंध बने, है ना, तभी शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे हम वैदिक में पढ़ते हैं कि सिर्फ गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जैसे मैं जब छोटा था तो गुरु देख रहा सप्तम तो शादी हो जाएगी, लेकिन जब हमने उस पर रिसर्च किया तो शनि का भी प्रभाव जरूरी है। जब तक शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा गुरु अकेला शादी नहीं करा सकता। तो ये 2-3 फार्मूले हैं, इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों को आगे काम आएगा। और जितने हम चार्ट देखेंगे आगे चल करके ये यूज करते रहेंगे, आप लोग यूज करेंगे और समझ और ज्यादा समझ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम चार्ट देखेंगे किस किस प्रकार से ये लागू हो रहा है ना। तो अब 2.5 साल पीछे, 2.5 साल जब तक शनि था छठे भाव में, शादी नहीं होनी थी। वहां दशा भी अगर होगी तो भी काम नहीं करेगा। अगर 2-3 महीने 6 महीने के लिए वक्री भी हुआ हो तो वहां गुरु का प्रभाव सप्तम या लगन पे नहीं होगा। तो पीछे 2.5 साल तक शादी गोचर के प्रभाव के कारण ही नहीं हो सकती थी। हाँ पूछिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चार्ट को देखेंगे, कुछ चार्ट ऐसे आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे जिसमें शादी होने की संभावना, मतलब 32 साल, 33 साल, 34 साल की उम्र हो गई और शादी नहीं हुई। उसमें जब सारे प्लेनेट नेगेटिव होते हैं तो हमें 3 प्लेनेट उसमें ढूंढना पड़ता है, एक धारा कारक, दूसरा शुक्र, तीसरा सप्तमेश, यही विवाह कराते हैं। जब सभी प्लेनेट नेगेटिव हो जाएं तो इन 2-3 प्लेनेट ही विवाह कराते हैं, और तीनों में से अगर एक बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया तो सिर्फ 2 प्लेनेट बैठते हैं, सप्तमेश, धारा कारक और शुक्र में से, फिर उन्हीं के द्वारा विवाह होता है, उन्हीं को हम एक्टिव करके विवाह करवा सकते हैं। तो देखा गया कि 34 साल 35 साल की उम्र शादी होती है तो यही 2 प्लेनेट काम करते हैं, शुक्र और सप्तमेश। तो 2-3 चार्ट पे डिस्कस करेंगे, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा है कि आप लोगों को ये चार्ट जो हमने बताया ये समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और प्रिडिक्शन के लिए हम 2 ही चीज देखेंगे, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा के अनुसार नक्षत्र नाड़ी चार्ट पॉजिटिव है या नहीं है। दूसरा, गोचर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर गोचर के फार्मूले लागू नहीं हो रहे हैं तो विवाह नहीं होगा। तीसरा जो केपी का जो रूल है वो इस पे आता है कि हम सप्तम भाव के कैस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं। कैस्पल चार्ट में सबलॉर्ड को देखेंगे, वो उसका नक्षत्र पॉजिटिव है तो विवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। लेकिन उस पर हम आगे और बात करेंगे कि केवल हम इस पे ही निर्भर नहीं रहना है, हमें सप्तम का कैस्पल सबलॉर्ड नहीं देखना, हमें दारा कारक को भी चेक करना है हमें, और अन्य चीजें भी चेक करनी है। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए ये जो हमने आपको आज बताया शुरुआत में यही काम करेगा, क्योंकि ये कैस्पल सबलॉर्ड कई बार हिल जाता टाइमिंग में, जिससे बताया कि 9:15 है, फिर बताया 9:25 है, तो 10 मिनट में कैस्पल सबलॉर्ड चेंज हो जाएगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसको हम कैस्पल सबलॉर्ड को प्रश्न कुंडली में ज्यादा महत्व देते हैं, इसके अनुसार भी हम कुंडली को ठीक करते हैं, टाइम को चेंज कर सकते हैं इसके आधार पर भी। और कई बार क्या होता है सारे प्लेनेट पॉजिटिव हो तो कैस्पल सबलॉर्ड काम नहीं करता, है ना। तो प्रश्न कुंडली पे ज्यादा इसका महत्व हम देंगे, यहाँ पर उसका महत्व कम देंगे। और
इस चार्ट का भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन हम छोटा मोटा जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपको बताते चले, क्योंकि इसका निचोड़ जो ये प्लेनेट है, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, इसका निचोड़ हमें कहाँ मिलता है? नक्षत्र नाड़ी चार्ट में मिल जाता है। और यहाँ सब कुछ ये लग्न कुंडली, भाव कुंडली, भावचलित कुंडली, सबका निचोड़ यहाँ पर दिया रहता है। आप लोगों को ग्रुप में आज नक्षत्र नाड़ी चार्ट किस प्रकार से बनाई जाती है इसका भी एक वीडियो बना करके दिया गया है। आगे जब क्लास शुरू होगी, पेड क्लासेस अगले हफ्ते से, तो आप लोग कहेंगे तो दोबारा इसको बोर्ड पर बता दूंगा कहीं समझने में, क्योंकि ये आप लोगों को बनाने आना चाहिए मैनुअल। हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैनुअल बना लेंगे तो और ज्यादा ये नंबर्स जैसे राहु के हैं, केतु के हैं, ये समझ में नहीं आते आप लोगों को, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि नंबर बने कैसे। तो प्रेडिक्शन जब आगे चलेगा तो फिर हम इस चार्ट को बनाना आप लोगों को बताएंगे। साथ में एक यूट्यूब वीडियो से कॉपी लिंक भेजा आप लोगों को, आप सब उसे देख करके सीख सकते हैं, है ना। दोबारा आप लोग कहेंगे तो बता दिया जाएगा, ठीक है। और हेलो हेलो कुछ सर। पूछना? हाँ हाँ पूछिए। सर। हेलो सर। किसी की कुंडली देखकर उसके बारे में कैसे बताया जा सकता है, जैसे वैदिक में बताते हैं सर, केपी में किस तरह से बताएंगे सर? देखिए, अब क्या है कि लोग पूछते हैं कि मेरी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो आपने इस चार्ट को देखा, यहाँ पे क्या दिखा रहा था? 3-6 दिखा रहा था ना, 1-3-6 नक्षत्र लेवल और सब लॉर्ड लेवल। तो पूछेंगे वैवाहिक जीवन कैसा होगा, तो वहां पर 1-6-10 पूरा नहीं आ रहा, सिर्फ 6 भाव अकेला अकेला आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कतें रहेंगी। अब जब 6-10 आ जाता है, 10 मतलब क्या होता है? कोर्ट केसेस, जज से रिलेटेड हो जाता है, छठा भाव कोर्ट हो जाता है, तो वहां तलाक की बात आती है, अन्यथा नहीं तलाक की बात नहीं आएगी। तो इसमें क्या है कि ये बच्चा जो है, आप देखेंगे इसका गुरु जो है केपी कुंडली में 12वें में चला गया है, 1-3-12 बता रहा है। ये बच्चा जो है ग्रेजुएशन के बाद से सीरिया और ईरान, इराक, ये मतलब स्टील कंपनी में काम करता है, वहीं रह के एमबीए किया, फिर चला गया वहां पे। तो 6 महीने वहां रहता है, कई बार साल भर रहता है, कई बार 3 महीने रहता है, तो आता जाता रहता है, दूरियां बनी हुई है। तो वैवाहिक जीवन में दूरियां बनी हुई, तो उसे वैवाहिक जीवन नहीं अच्छा कह सकते कि जिसमें दूरियां बनी हुई हो। वैवाहिक जीवन सुखमय उसी को कहा जाता है जिसमें हम और आप शादी के बाद साथ साथ रहें, चाहे कष्ट हो चाहे सुख हो, है ना। जब भी किसी भी कारण से हम मान लीजिए हमारी शादी हो गई, लेकिन जॉब के कारण हम बॉर्डर पे हैं, तो अरे शादी में वैवाहिक जीवन कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम साथ भी नहीं रह रहे हैं, कभी 6 महीने से बाहर है, कभी साल भर बाहर है, कभी 2-2 साल बाहर है ना, विदेश चले गए, तो वहां भी शादी होने के बाद से जो सुख मिलता है वो सुख नहीं मिलता है। तो वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं अगर 1-6-10 दिखा दिया तो निश्चित रूप से समस्या बड़ी होगी, 1-6-8-12 दिखा दिया तो 100% समस्या होगी। यहाँ पर क्या है, 3-6 है, वहां पे 8-12 नहीं है, 8 टेंशन का होता है, 12वां जो है और ज्यादा दिक्कतें देता है। तो दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम शुक्र को देखेंगे उसमें 1-6-8-12 आ गया, 1-8-12 आ गया, 6-8-12 आ गया, तो या तो शादी होगी नहीं, और हो भी गई तो तलाक हो जाएगा। वही शुक्र शादी भी कराएगा, वही तलाक भी करा देगा। तो अब उसके बाद से चंद्रमा को हम चेक करें, चंद्रमा में अगर नेगेटिव भाव है, 1-8-12 है, 3-8-12 है, 3-6-8-12 है, तो हम कहेंगे माता की स्थिति खराब होगी, है ना। चंद्रमा जिस भाव में बैठेगा वो भाव का जो कारक तत्व होगा, जिस रिश्तेदार को बताएगा वो खराब हो गया। तो हम नक्षत्र चार्ट को देख करके प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि कौन से रिलेटिव को समस्या होगी। बाकी वैदिक का जो रूल है, लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, लग्नेश की स्थिति कहाँ है, या चौथे का स्वामी अष्टम में चला गया तो माता को प्रॉब्लम होगी, चंद्रमा खराब हो गया तो माता को प्रॉब्लम होगी। वैदिक का रूल तो वही है, उसको भी आप सीखें और केपी नक्षत्र नाड़ी चार्ट को भी चेक करें। हम यहाँ पे डबल सिस्टम से चेक कर सकते हैं। हमें वैदिक का रूल तो समझना ही है, वो भी हम आपको बताएंगे आगे चल के। और जैसे मान लीजिए सप्तम से छठे भाव में चला गया, तो वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से दुखमय होता है, कष्टमय होता है। यहाँ सप्तम से अष्टम में चला गया तो वैदिक का रूल है कि समस्या आएगी, क्योंकि 7-8 बन गया। सप्तम से 12वें में चला गया तो समस्या आएगी, वो तो वैदिक का रूल है। उसे हम केपी पद्धति में भी 7-8-12 कहते हैं कि 7-8-12 अगर आ गया तो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े, बेलन और डंडे चलते हैं।
जहां 7 8 12 आ गया तो वहां तो सिर्फ ये बता के सप्तम में षष्टम में आ गया, लेकिन हम बताते हैं 7 8 12 आ गया, और एक प्लेनेट में 7 8 12 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें 3 4 प्लेनेट की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा तीनों को चेक करना है ना। शुक्र में आ गया, मंगल में आ गया तो ज्यादा कष्टदारक होता है, दारा कारक में आ गया तो और ज्यादा कष्टदारक होता है। हम 2 3 प्लेनेट चुनेंगे और कई तरीके से उसे चेक करेंगे। वैदिक ज्योतिष में सिर्फ एक तरीका लग्न कुंडली को चेक किया गया, या नौमास को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम नक्षत्र नाड़ी चार्ट को भी चेक करेंगे, लगन चार्ट को भी चेक करेंगे, और भी जो सिस्टम होंगे बताया जाएगा आप लोगों को। देखिए क्योंकि ज्योतिष है, ज्योतिष को हम धीरे धीरे जितने ही आराम से पढ़ेंगे उतना ही, जितने चार्ट पे हम डिस्कशन करेंगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। जब तक हम, जैसे कि ज्योतिष सिखाने का रूल क्या होता है, अपना 2 चार्ट, जैसे मैंने आज एक चार्ट बताया, चार्ट और बताया, चलो जब चाइल्ड बर्थ पे चलते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, हम आप 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, जितने लोग, जब तक आप लोग चार्ट देंगे तब तक उस चार्ट को हम डिस्कस करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो कम से कम मैं कोशिश करूंगा 10 चार्ट तो मैरिज पे देखा ही जाए, है ना, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। तलाक पे भी 2 4 चार्ट देख लेंगे। तलाक का जो नियम बता दिया गया 1 6 10 8 12, वो दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा में आएगा, राहु शनि केतु में आएगा, सब तलाक हो जाएगा। सप्तम में छठे में होगा तो तलाक निश्चित रूप से होने के चांसेस बने रहते हैं, 50% से ऊपर हो जाते हैं। शुक्र खराब होगा तो तलाक हो जाएगा, दारा कारक खराब होगा तलाक हो जाएगा, है ना। 7 8 12 7 8 12 7 8 12 बहुत जाता है तो रोज लड़ाई झगड़े होने तो तलाक होना ही है। नहीं तलाक होगा तो एक ससुराल, दोनों अपने अपने घर पे रहेंगे, लड़की अपने मायके में रहेगी, लड़का अपने अपने मम्मी पापा के पास रहेगा। तो लड़ाई झगड़ा होता तो साथ तो रह नहीं सकते जब जाता रहेगा तो। और उसमें ये भी होता है कि जब लड़की अगर मेष लग्न की हो, मेष लग्न क्या होता है आपको बताया था, मेष लग्न उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसके पास टाइम नहीं होता, गुस्सा बहुत करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। और लड़की के अंदर मेष लग्न हो और 7 8 12 आ जाए, 7 8 12 क्या बताया, वैवाहिक जीवन में परेशानी। मंगल क्या होता है, एनर्जी का कारक, उसे गुस्सा आता है, तो फिर लड़ाई झगड़े मतलब वो इतने ज्यादा होंगे कि वो परिवार में रहना मुश्किल। लग्न का भी, हमें लग्न को भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, साथ साथ सप्तमेश को वैवाहिक जीवन के लिए देखना है, दारा कारक को देखना है, और कैस्पल सबलाड को भी देख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या 2 3 मिनट में चेंज जाता है, उसमें ज्यादा मैं विश्वास नहीं करता, है ना, क्योंकि मैं गलत चीज आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा कि आप लोग कंफ्यूज हो। मैं आपको बता दिया कि इसका ये होगा तो ये फल मिलेगा, आप कहेंगे सर इसमें तो दिख ही नहीं रहा। कारण क्या, 2 मिनट टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी कई बार हो जाता है। तो हम सिर्फ केपी नक्षत्र कुंडली को लेकर चलेंगे, सब लाड को देखेंगे, सब लाड को नहीं देखेंगे क्योंकि वो मिनटों में चेंज हो जाता है। जो 10 मिनट के अंतर पे हो उसको हम देख लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 15 20 मिनट का भी अंतर हो, तो वहां तो भाई उसका तुम कुछ कर नहीं सकते, आधे घंटे का अंतर हो जाए तो हम बस फिर उसको टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी बताया जाएगा कैसे किया जाता है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है। तो हमें इवेंट प्रिडिक्शन आना चाहिए। हमारे पास चार्ट आ गया तो हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे कि इसकी शादी कब होगी, है ना। बच्चा आ गया, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे क्यों नहीं होते, तो उसमें 3 6 8 आ रहा है, 3 8 12 आ रहा है, 6 8 12 आ रहा है, बच्चे नहीं हो रहे, उसका उपचार क्या करें या बच्चे कब होंगे वो देख के कैसे बताएंगे, वो आपको सिखाया जाएगा। अभी नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी कब मिलेगी, है ना, नौकरी कब लग सकती है, उसकी क्या क्या दशाएं होती हैं, वो धीरे धीरे उसमें डिस्कस किया जाएगा। और टाइम तो लगेगा। देखिए हमारे साथ जब आप जुड़ेंगे तो ये मत सोचिए कि हमें 2 महीने में कंप्लीट करा दे। बहुत से, जैसे मैं 9 महीने टाइम देता हूँ तो कहते सर 3 महीने में कंप्लीट करा दो, कौन पढ़ेगा 9 महीने। तो फिर क्या है, आपको ज्योतिष आजकल 3 दिन में ज्योतिष कंप्लीट कराया जाता है, 25,000 30,000 रुपए ले लिए जाते हैं और 5 स्टार होटल में बुलाया जाता है और कहा जाता है हम 3 दिन में आपको सिखा देंगे, और सिखा भी देते हैं। भाई उनका काम क्या है, वो तो सुबह आए, नाश्ता दिया, चलो 2 घंटे पढ़ा दिया, फिर खाना खा लो, फिर 2 घंटे पढ़ा दिया, फिर चले जाओ, सो जाओ आराम से, अगले दिन भी पढ़ेंगे। पैसे तो आ गए ना 25,000 रुपए। उसके बाद 3 दिन में आपको घर भेज दिया जाएगा, आपको आए ना आए आपकी मर्जी। तो जैसे लोग फास्ट हो गए हैं तो उसका फास्ट का तरीका भाई बिजनेस बना लिया गया। लेकिन हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो हमने अगर 3 महीना कहा तो 4 महीने भी हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ 4 महीने, आपको बोल चला हूँ 4 महीने खत्म करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि सारे इवेंट लगभग इसमें आ जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो टाइम लगेगा, और टाइम इसलिए लगेगा कि आप लोग को जब जोड़ा जाएगा तो ये सोच के जोड़ा जाएगा कि आप लोग जो भी मेरे पास है वो सब कुछ आप तक ट्रांसफर कर दिया जाए, है ना। सब कुछ तो ट्रांसफर बड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑब्जॉर्व करने की क्षमता भी होती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जैसे हमारे मित्र क्या है जो हमारे हमसे पढ़े हुए हैं कि अब पढ़ाना शुरू कर दिए
कुछ तो ऐसे हैं कि ऐसा प्रिडिक्शन करते हैं कि लोग हम पे विश्वास ना करके उनसे प्रिडिक्शन कराते हैं और 11,000 रुपए तक लेते हैं ना। तो और बिना मांगे भी दे देते हैं उनको। तो कुछ न कुछ स्पेशल तो है उनके अंदर, मतलब हमसे भी ज्यादा उन्होंने प्रयास किया, सीखने के बाद से उस पर प्रैक्टिस किया और कुछ न कुछ नया चीज सीखा उन्होंने वैदिक केपी ज्योतिष में। तो जो मैं देता हूँ 100% कोशिश करता हूँ लेने की। बाकी ऑब्जर्व करने की क्षमता आपकी होनी चाहिए, साथ साथ समय तो देना पड़ेगा, है ना। 3 दिन में। पंडित जी एक क्वेश्चन है। पंडित जी, अगर अजी शादी किसी के साथ होगा तो कौन सा राशि के साथ किसका शादी होने से लाइफ अच्छा रहेगा? नहीं तो कोई से किसका लग्न का साथ किसका लग्न मिलन अच्छा होने से शादी में तो अच्छा इसका लाइफ बनेगा। अगर मेष राशि का लड़का है कि नहीं लड़की है, इसके लिए जी कौन सा राशि का लड़का लड़की में शादी होना चाहिए? देखिए, एक आदमी गुस्सा करता है तो दूसरा भी गुस्सा करेगा तो दिक्कत आएगी। तो ठीक है, तो मेष लग्न है, गुस्सैल व्यक्ति है, उसके लिए क्या चाहिए? तुला लग्न चाहिए, ठंडे दिमाग वाला ना। वृषभ लग्न चाहिए, ठंडे दिमाग वाला। जैसे ज्योतिष में बहुत सारे सिस्टम की एक तीसरा राशि होना चाहिए, चौथी राशि होना चाहिए, उसको हम छोड़ देते हैं, हम लग्न के प्रभाव से चलते हैं। तो वृषभ लग्न हो सकता है, तुला लग्न हो सकता है, कर्क लग्न सबसे बढ़िया माना जाता है। कर्क लग्न के जो लड़कियां होती है वो बढ़िया मानते हैं। तो मेष लग्न के लिए कर्क लग्न सबसे अच्छा माना जाता है। अगर लेकिन सिंह लग्न से हो जाएगा, सिंह क्या होता है? राजा होता है, वो किसी के आधिपत्य स्वीकार नहीं करता, है ना। वो हमेशा अपनी बड़ाई चाहता है और जो चाहता है कि मैं जो कहूं वही हो। और पत्नी और मेष लग्न क्या है? वो अपने सामने किसी को समझता नहीं, क्योंकि हनुमान जी है ना, वो किसी को नहीं समझता अपने सामने। तो मेष की और सिंह की शादी नहीं करनी चाहिए। मंगल सूर्य मित्र है, लेकिन वो मित्र हो सकते हैं, पति पत्नी नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। मित्र एक दूसरे के गुण के कारण मित्र बनते हैं, पति पत्नी में मित्रता नहीं होती। पति पत्नी में एक दूसरे के विचारों को समझने की क्षमता होनी चाहिए, और एक दूसरा कुछ भड़के तो दूसरा शांत कराने वाला होना चाहिए, तभी वो रिश्ता चलता है। अगर दोनों गर्म मिजाज के मिल गए या दोनों ठंडे के मिल गए तो समस्या आती रहती है। अभी शादी करते समय सेम लग्न नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेम लग्न भी नहीं होना चाहिए। जब मेष मेष हो जाए तो भी नहीं करना चाहिए, है ना। सिंह सिंह हो जाए तो भी उनमें दिक्कतें बनी रहती है। तो सेम लग्न नहीं होना चाहिए। अगर सेम राशि होगा, सेम राशि होगा तो कहीं न कहीं नाड़ी दोष बन सकता है। नाड़ी दोष बन सकता है ना। सेम राशि में नाड़ी दोष बन जाता है, लेकिन उसमें नक्षत्र अंतर हो जाएगा तो फर्क बन जाता है। तो सेम राशि तो हो सकती है, लग्न को हमें ध्यान देना है। राशि तो हो सकती है, राशि में कोई समस्या नहीं है, लग्न जो है हो सकता है, लग्न अलग अलग होना चाहिए। राशि एक हो सकती है। अगर राशि में होगा तो इसका नक्षत्र अगर मेष राशि नक्षत्र अलग अलग होना चाहिए, फिर नक्षत्र अलग अलग होना चाहिए। राशि सेम हो, नक्षत्र में अंतर हो, तब करना चाहिए। कोई भी राशि का लड़का का शादी होगा तो इसका 3rd 4th 10th 12 ये राशि को लेकर शादी हो सकेगा। आपने क्या बताया? जैसे मेष राशि का मिथुन का साथ होगा, कर्क के साथ होगा, और इसका आपका खून का साथ मीन के साथ हो सकेगा। देखिए, मेष लग्न के बच्चे की शादी के लिए बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए बहुत ध्यान से उसके लिए क्या करना चाहिए कि जल तत्व को ध्यान देना चाहिए। जल तत्व कौन कौन से है? कर्क लग्न, है ना। वो कहा जाता है, मंगल कहा जाता है कर्क लग्न में आकर के ठंडा हो जाता है ना, मतलब नीच का हो जाता है। तो मेष लग्न के लड़के की कुंडली कोशिश करना चाहिए कि जल तत्व प्रधान लग्न के लड़की से हो। अगर लड़की मेष लग्न की है या लड़का है तो दूसरा व्यक्ति है वो जल तत्व प्रधान का हो, क्योंकि जल ही एक ऐसा है जो आग को अपने अंदर समा करके उसे ठंडा कर सकता है। तो मेरा ये प्रयास रहता है जब भी कुंडली देखी जाए तो दोनों अग्नि तत्व प्रधान ना हो, दोनों अग्नि तत्व प्रधान ना हो, सिंह और धनु ना हो, मेष और धनु ना हो, सिंह ना, तो अग्नि तत्व प्रधान नहीं होना चाहिए। अग्नि तत्व के लिए जल तत्व को हम ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। अगर वो अग्नि तत्व है और वायु तत्व भी मिल गए तो भी वहां पर कहीं न कहीं समस्या बनी रहती है। अधिकतर परिवार में समस्या लग्न के कारण ही होती है।
सब कुछ ठीक रहता है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हर परिवार में होते हैं। कारण उसके पीछे जो आपने पूछा है लग्न, लेकिन होता भी क्या है, रिश्ते बनते ही नहीं है। तो यार जो मिलना कर दो, जब उम्र हो जाती है ना, ईश्वर ने जो बना के भेजा करना पड़ता है, वो हम उसको टाल नहीं सकते, लेकिन जब तक हम कोशिश करते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो जल तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व को मेल कराना चाहिए, सबसे अच्छा यही है। ठीक है, आवाज दूसरा का जो रेडियो का आ रहा थोड़ा प्लीज बंद करके, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। पंडित जी, और एक तो अच्छा बात है, जो 27 नक्षत्र बाद और 5 नक्षत्र है जो अभिजीत नक्षत्र, इसी में मेरे को जानकारी जितना है मेरे को मिला है, इसमें परशुराम जी जो ब्राह्मण आदमी जो थे, वो अभिजीत नक्षत्र में इसका जन्म हुआ था, और अभिमन्यु जी वो भी अभिजीत नक्षत्र में जन्म हुआ था, और आपका बटक कृष्ण जी वो भी अभिजीत नक्षत्र में जन्म हुआ था। हाँ, वो तीनों थोड़ा राम और कृष्ण का तो बताया मैंने आप लोगों को, राम कृष्ण का तो अभिजीत नक्षत्र में हुआ था। बाकी और भी लोग हैं जो वो होते थे, क्या नाम है, जो राजा बलि को मारने के लिए आए थे, वामन अवतार हुआ था, वो भी अभिजीत नक्षत्र में हुआ था। और भी होंगे, है ना, मुझे ज्यादा इसमें पता नहीं है, लेकिन अभिजीत नक्षत्र अभी सबसे बड़ी। ग्रुप में बहुत आदमी को जानकारी भी मिल गया है। नहीं, अभिजीत नक्षत्र बहुत बढ़िया माना जाता है, और खास करके कोई भी आपको तिथि ना मिल रही हो, कोई भी योग ना मिल रहा हो, शुभ नक्षत्र ना मिल रहा हो, तो अभिजीत नक्षत्र में कोई भी शुभ काम कर सकते हैं ना। आप लोग बता दूंगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान से उतर गया कि मैं कैसे कि बताना आप लोगों को, मैं आगे बता दूंगा अभिजीत नक्षत्र कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सर आप सिर्फ मैरिज के बारे में, मैरिज के बारे में कौन के मामले बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ बोलिए, पूछिए। सर मैं कह रही थी, एक बार आप जैसे सर सारे लगन का बता देंगे, इस लगन की अगर इस लगन के साथ शादी हो तो अच्छी होती है। वही बात हम बोलने वाला था। अच्छा चलिए इसमें क्लास ले लेंगे, है ना। हाँ, कौन सी राशि के साथ किसका राशि में शादी होना चाहिए, हाँ मतलब इसके डिटेल्स आप जैसे व्हाट्सएप में दे। जैसे सर मेष लगन है, मेष की किस किस के साथ हो सकती है, वृष की किस किस के साथ अच्छी होती रहती है, एक बार ये बता दीजिए, बता देंगे सर। देखिए मोटा मोटी ये समझे कि जो प्लेनेट कह सकते हैं कि अग्नि तत्व का, जल तत्व का ज्यादा अच्छा माना जाता है ना, और पृथ्वी तत्व का वायु तत्व के साथ अच्छा माना जाएगा ना। अच्छा तो इससे ये सर सबसे इस पर बढ़िया। या तो एक बार यूट्यूब पे वीडियो डाल देना, या फिर सर हमें क्लास में समझाना। नहीं, क्लास में बताऊंगा। यूट्यूब पे तो आप लोगों को जैसे पढ़ा रहा था, तो यूट्यूब पे डाल रहा था, फिर यूट्यूब पे फिर बंद हो जाएगा। यूट्यूब पे मैं वीडियो कहाँ डालता हूँ, महीनों हो जाते हैं। तो आप लोगों को पढ़ा दूं, बाकी छोटे मोटे वीडियो जैसे क्लास में बनते रहेंगे, डालता रहूंगा, लेकिन अब जो क्लास के वीडियो होंगे आप लोगों को दिए जाएंगे, यूट्यूब पे नहीं पड़ेंगे। तो नहीं ठीक है, कोई नहीं तो आप बोर्ड में लिख दीजिए, इसको हम उतरा देंगे। हाँ, या तो सर आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा, हम देख ले, खुद पढ़ लेंगे वो तो। ये तो बेसिकली यही है ना, किसके साथ किसका मैचिंग बेटर है। हाँ मोटा देखिए, लग्न की क्वालिटी, लग्न की क्वालिटी को समझे बिना। गुरुजी पेड फीस कितनी है? अच्छा हाँ, फीस तो फीस में लोग कह रहे थे कम किया जाए, तो वो कह सकते हैं कि फीस कम कर दिया गया, और 18,000 लास्ट फीस जो है आप लोगों की रखी गई है, जिसको भी आपको एक बार में नहीं देना, 3 बार में देना है। 3 बार में या 2 बार में दे सकते हैं, 6-6 हजार रुपये हर महीने करके दे सकते हैं। और सर आपने ये जो अभिजीत नक्षत्र बोला है, वो 12 बजे का मुहूर्त तो ये बोला है कि नक्षत्र बोला है? मुहूर्त है, अभिजीत नक्षत्र है। घंटे हुए, 13 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ, 6.5 घंटे। सूर्योदय में 6.5 काउंट कीजिए, कितना हो गया, 6 और 6 12, 12:30, है ना। 12 नहीं, 12:15, 6:30 जोड़ेंगे तो मतलब वो 12:30 हो जाएगा। तो वहां से जो है 45 मिनट का अभिजीत मुहूर्त होता है, तो 22.5 मिनट पहले और 22.5 मिनट बाद में जोड़ लीजिए, वो अभिजीत मुहूर्त हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे, 22.5 मिनट पहले, 22.5 मिनट बाद। ठीक है, तो हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो
हाँ बोलिए। सर ये जितना भी सिग्निफिकेटर है सर आपको प्लैनेट का और नक्षत्र का और सब लॉर्ड का, ये सिग्निफिकेटर का इम्पोर्टेंस किस लेवल पे दिया जाएगा? मतलब सबसे पहले सब लॉर्ड का इम्पोर्टेंस या नक्षत्र का या प्लैनेट का? मतलब पहले किसको चेक करेंगे किसी भी प्लैनेट के लिए? देखिए भाव के जो सिग्निफिकेटर होते हैं मैंने आपको बताया, वो प्रश्न कुंडली में आपको विशेषतया बताया जाएगा, है ना, लगभग 2.5 या 3 महीने बाद। ठीक है, 1 महीने लास्ट में प्रश्न कुंडली रखेंगे, वहां पर सिग्निफिकेटर आपको बताया जाएगा। और सिग्निफिकेटर को मेरे हिसाब से आप इसको लेकर मत चलिए, है ना, सिग्निफिकेटर को मत पकड़िए आप, कॉम्बिनेशन को पकड़िए कि मैरिज का कॉम्बिनेशन क्या होता है, चाइल्ड बर्थ का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमारे जो सिस्टम है, और प्रोफेशन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, और विदेश यात्रा कॉम्बिनेशन क्या होता है। यही सिग्निफिकेटर, इसी को आप पकड़ के चलिए और इसी को देख करके प्रेडिक्शन कीजिए। वही मैं बोल रहा हूँ सर कि मान लीजिए कि नक्षत्र लेवल में मान लीजिए मैरिज का सिग्निफिकेटर शो कर रहा है 1 2 7 11 शो कर रहा है, और ये प्लैनेट लेवल पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर सब लॉर्ड लेवल पे अलग कॉम्बिनेशन है, कुछ है कुछ नहीं है। तो इम्पोर्टेंस सब लॉर्ड को दिया जाएगा या नक्षत्र लेवल को दिया जाएगा या प्लैनेट लेवल को दिया जाएगा? देखिए हम प्लेनेट अपने नक्षत्र के अनुसार फल देता है। ठीक है, प्लेनेट निगेटिव हो गया तो भी शादी हो जाएगी, मतलब काम हो जाएगा। नक्षत्र निगेटिव हो गया तो काम नहीं होगा। तो हम जो है महत्व देते हैं नक्षत्र को। ठीक है, इसीलिए हम उसको नक्षत्र नाड़ी चार्ट कहते हैं। तो नक्षत्र को महत्व देते हैं। सब लॉर्ड फिर क्या इम्पोर्टेंस? हाँ, नक्षत्र को सब महत्व लॉर्ड देते का हैं। फिर इम्पोर्टेंस हाँ बता रहा हूँ जी। नक्षत्र को महत्व देते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव नंबर हैं उसमें से कोई एक के पॉजिटिव नंबर सब लॉर्ड में होना चाहिए। अगर सब लॉर्ड निगेटिव हो गया 100% तो वो कहते हैं रास्ता ब्लॉक हो गया, है ना, रास्ता ब्लॉक हो गया, फिर नक्षत्र का फल नहीं मिलेगा। तो नक्षत्र पूरा निगेटिव मतलब नहीं, कि नक्षत्र लेवल में है, नक्षत्र है नक्षत्र लेवल में मान लीजिए हाँ, सब लॉर्ड निगेटिव नहीं होना चाहिए, सब लॉर्ड पे नहीं है, निगेटिव नहीं होना चाहिए पूरा सब लॉर्ड निगेटिव 100%, हो गया तो नहीं मिलेगा। फिर तो वो इवेंट डिनाई हो जाएगा। इवेंट डिनाई हो जाएगा। फिर हम अगली दशा या अगली अंतरदशा या प्रथम दशा जो भी हो चेक करेंगे। देखिए वो सब तो देखिए जो फार्मूले होते हैं किताबों में कहने में जितने आसान होते हैं, जब हम प्रैक्टिकल में उतरते हैं ना तो कंफ्यूजन सा होता है। तो उसको प्रैक्टिस से ही समझा जा सकता है। जैसे ज्यादा तो इसका मतलब सर सबसे पहले सब लॉर्ड जाके चेक करना चाहिए। सब लॉर्ड ही चेक करना चाहिए। देखिए केपी में बहुत से लोग सब लॉर्ड में जाते ही नहीं है, नक्षत्र को चेक करते हैं, है ना, जिसलिए आपने शायद कल पूछा था कि ये जो है यहाँ कुछ दिया है वहां पे क्या, वहां पे इसका क्या मतलब है। तो उसको हमने कहा कि हम भी सिग्निफिकेटर नहीं चेक करेंगे, हम नक्षत्र नाड़ी चार्ट चेक करेंगे। क्यों कि सब लॉर्ड निगेटिव हो गया तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा, है ना, नक्षत्र का फल नहीं मिलेगा। तो वो हमें नक्षत्र के अनुसार ही सब लॉर्ड के अनुसार ही नक्षत्र फल देता है ना, प्लेनेट नक्षत्र का फल देता है और नक्षत्र सब लॉर्ड से पूछ के देता है, ऐसे समझ सकते हैं। मतलब दैट मींस सब लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट सर ना। सब लॉर्ड कह सकते हैं 50% इंपॉर्टेंस सब लॉर्ड है, हो गया 50% इंपॉर्टेंस है, 50 और 40% समझिए कि नक्षत्र का है। हम तो नक्षत्र और सब लॉर्ड मान लीजिए कि नक्षत्र पे 1 6 10 आ गया, ठीक है, और सब लॉर्ड पे 2 7 11 आ गया, फिर क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। क्या कॉम्बिनेशन, जैसे पूरे दुनिया में किसी का चेहरा एक जैसा नहीं मिलता ना, तो कुंडलियां भी आपस में नहीं मिलती, तरह तरह की कुंडलियां आएंगी, है ना। पिछले क्लास में जो हम पढ़ाते हैं वो कुंडली फिर अगले क्लास में कुछ डिफरेंट आता है। तो लोग कहते हैं कि आप दूसरे क्लास में कुछ अलग पढ़ाते हैं। मैं कुछ अलग नहीं पढ़ाता, वो तो जैसे जैसे चार्ट आते हैं वैसे वैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं एक ही चार्ट हर क्लास में लेता नहीं, चार्ट आप लोग देते हैं तो इस कारण से चार्ट डिफरेंट हो जाता है और मुझे भी आनंद आता है पढ़ाने में। एक ही चार्ट को बार बार पढ़ाने में आनंद नहीं आता। और ये 9582333394 आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए भी हैं और नहीं भी जुड़े होंगे, फेसबुक से आए होंगे, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सबको मैं व्हाट्सएप पे जोड़ लूंगा, जैसे जैसे फीस आते रहेंगे वैसे वैसे एक पेड ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और व्हाट्सएप पे भी आप लोग कहेंगे ना कि व्हाट्सएप, अभी तक तो मेरी आदत प्रैक्टिस रही है व्हाट्सएप पे पढ़ाने की, तो मैं वहां भी बहुत अच्छे से पढ़ा लेता हूँ। तो वहां पर आप लोगों को जो भी जरूरत की चीजें है
व्हाट्सएप पे दे दी जाएंगी, और कभी इमरजेंसी हुआ तो व्हाट्सएप भी पढ़ा लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वहां भी समझा सकता, वहां और अच्छे से मैं समझा लेता हूँ, यहाँ भी समझ में आएगा, वहां भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और रेस्टो स्टेज के माध्यम से मैं समझा दूंगा आप लोगों को। जी सर। यहाँ पे देखिए हेलो। केपी चार्ट आता है, यहाँ पे देखिए, ये हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ है भाव चलित चार्ट, ये देखिए, ये भाव चलित चार्ट है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये गुरु यहाँ पर, ये चंद्रमा यहाँ पे देखिए 12वें में है, राहु यहाँ पे, जुपिटर तीसरे में है ना, और मंगल 8वें में है। लेकिन जब लग्न कुंडली पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सप्तम में आ गए सारे प्लेनेट, है ना। तो भाव चलित चार्ट वैसे हमें देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम युति दृष्टि सब कुछ लग्न कुंडली से, प्रेम विवाह की होगा कि नहीं होगा लग्न कुंडली से चेक करेंगे, विदेश यात्रा होगा कि नहीं होगा लग्न कुंडली से चेक करेंगे। तो हमें भाव चलित चार्ट की जरूरत नहीं है, भाव चलित चार्ट का निचोड़ हमें नक्षत्र नाड़ी चार्ट में मिल गया, या फिर आप सिग्निफिकेटर से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सबलाट क्या कह रहा है ना, हमें समझ में नहीं आता यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नहीं देख करके यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। तो इस चार्ट को हम देखेंगे और ये ज्यादा सही बताता है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, आज ना आपकी आवाज एक तो क्लियर नहीं आ रही थी और दूसरा डिस्टरबेंस बहुत हुआ, और कुछ टाइम के लिए मेरा कनेक्शन में इसमें ना जुड़ नहीं पा रहा था, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? आज ना डिस्टरबेंस बिल्कुल मिलेगी, कल की और आज की, कल तो मैं नहीं बना पाया, आज की और कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कल शाम तक। कल तो दिन ये में आप तो व्हाट्सएप में करेंगे या किस में मिलेगी हमें? मैं जहां भेजता हूँ भेज देता हूँ सभी जगह, है ना, आपको तो मिल ही जाएगी। आप हाँ, तो मुझे जरा काइंडली इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा कि कहाँ होगा, मतलब मिलेगी, ठीक है ना? नहीं, आपको मैं दे दूंगा, आपको ही दे दूंगा अलग से, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सबको दूंगा, हाँ हाँ, ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ, क्योंकि ना वो मतलब पीछे कुछ छूट गया है जैसे, तो वो समझ नहीं आ रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। नहीं, मैंने अभी बीच तो में बोला नहीं, मैंने कहा कंटिन्यू चल रहा है, अब आवाज क्लियर हुई है अब जस्ट, इसके बीच में बहुत गैप आ रहा था जैसे। कई बार ना किसी का माइक खुला रहता है तो आ जाती है आवाज, ठीक है, वो नहीं, कभी कभी एक्चुअली होता है। मैं भी आज बाहर थी, थोड़ा वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो इसलिए। हाँ। चलिए, तो जब हम आमने सामने नहीं है तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें होंगी, है ना, चलता है हाँ उसमें। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे को हम लोग को या तो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा आज वाला जैसे। बिल्कुल कल शाम तक कोशिश करूंगा, और क्योंकि कल वाला भी रह गया और आज वाला भी रह गया, तो थोड़ी मैं आलस कर गया कल ना, रात में अगर काम नहीं कर पाता दिन में आज कोई काम अच्छा, नहीं चलिए किया। दोनों इकट्ठे कर दीजिए। हाँ, और मैं एक बार आप लोग जुड़ जाइए, कहाँ पे, व्हाट्सएप पे, तो मैं बता दूंगा जो भी आप पूछेंगे। देखिए क्या है कि हमारे आपके बीच एक लिंक बनना चाहिए, 10-15 दिन से 20 दिन से मैं आप लोगों को, और मैं हर ग्रुप में ये सब चीजें फ्री में सिखाता हूँ, है ना, और स्पेशल मैं हूँ कि मैं फ्री सिखाता हूँ सबको, हर बार सिखाता हूँ। और उसके बाद से कारण क्या है उसके पीछे, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा चार्ट है उसमें लगन कट जाता है, जैसे 11 नंबर कट जाता है, 2 12 के हो जाते हैं, वो चीज नहीं क्लियर है। ठीक है, नहीं, आप धन्यवाद आप सभी का, और मिलते हैं अगले, अब जो लोग जुड़ेंगे उनसे बात होगी आगे अगले क्लास में सैटरडे को। तो नंबर आप लोग बता दिया हूँ, अगर आप जिनको भी जुड़ना होगा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, स्पेशल अलग अलग सब लोग, ताकि मैं उनको अलग से ग्रुप में जोड़ सकूं और फिर अगला क्लास शुरू किया जा सके, ठीक है। जो भी लोग जुड़ेंगे 2-4 लोग 10 लोग, उनके साथ क्लास आगे की शुरुआत की जाएगी। 2-4 लोग तो जुड़ चुके हैं पहले से ही, बाकी जो लोग देखते हैं, है ना। ठीक है सर, अपनी बैंक डिटेल भी भेज दीजिए, तभी फीस पेड होगी। नहीं, आप लोग आप व्हाट्सएप पे, जब तक मुझे नहीं पता नहीं कौन कौन जुड़ना चाहता है, तो नंबर आप लोग बता दिया हूँ 9582333394, ठीक है सर, सेपरेट वो कर देंगे आपको। हाँ, उस पे आप लोग जिनको भी जुड़ना होगा मैसेज करेंगे तो मैं उनको अलग ग्रुप में जोड़ूंगा, वहीं सबको जानकारी दे दी जाएगी। मैं फीस तो बता चुका हूँ, बाकी जानकारी जो भी है सब मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी सर, ठीक है। अभी तो है हमारे पास